Hi students, वेलकम टू सोशियोलॉजी वर्ल्ड। जैसा कि आपने देखा था कि मैंने आपको लास्ट वीडियो हमारा आपका पेपर 4 जो ए एंड बी हमने बीएड सेकेंड ईयर का कवर किया हुआ था, और यहाँ पे हम आपका फिफ्थ पेपर का ए पार्ट कवर करेंगे जो कि जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है। तो आइए हम देखते हैं इसके ऑलमोस्ट, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर किए थे, इसमें भी मैं आपके, जैसे कि आपको पता है कि आपके इस बार ऑनलाइन एग्जाम्स होने वाले हैं और ये इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आएंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट जेंडर? जेंडर के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? अब देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये एक नेगेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर ये होता कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जेंडर, तब तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता ही नहीं। बट यहाँ पे अभी जब नॉट ऐड हो जाता है तो आपको बहुत ही केयरफुल होना होगा, आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है कि आप चीजों को कैसे ऑप्शंस चूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 है जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। जेंडर सोशली कंस्ट्रक्ट होता है। जेंडर इज बायोलॉजिकल। जेंडर इज रोल्स ऑफ मेन एंड वुमेन इन सोसाइटी, ऑल ऑफ देम। अब देखिए यहाँ पे हमें बोल रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो जेंडर सोशली कंस्ट्रक्ट किया गया है, जी हाँ ये सही है। जेंडर इज बायोलॉजिकल। जेंडर बायोलॉजिकल है, ये क्या करेक्ट है? नहीं, ये करेक्ट नहीं है। जेंडर बायोलॉजिकल नहीं होता है। जेंडर सोशली कंस्ट्रक्ट हो किया जाता है कि ये तो मेल है, ये फीमेल है। और जैसे अगर मेल है तो मेल जो जो मेल पर्सन होगा वो बाहर जाके जॉब करेंगे। जो फीमेल होते हैं, जो लेडीज होती हैं, जो हाउस वाइफ होती है, वो घर बैठ के घर का ध्यान रखेंगी, बच्चों की अपब्रिंगिंग करेंगी। तो ये सारा क्या है? ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है। तो जेंडर बायोलॉजिकल नहीं है। जेंडर किसी कहीं पर लिखा हुआ नहीं है चीजें, ये हमारी सोसाइटी की कंस्ट्रक्ट की हुई है। थर्ड, जेंडर इज रोल्स ऑफ मैन एंड वुमेन इन सोसाइटी। जेंडर मैन एंड वुमेन सोसाइटी में ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो है बायोलॉजिकल, वो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 पे आते हैं, पैट्रियार्की इज डैश। तो क्या होती है? अगर देखिए, जैसे मैंने आपको बहुत इजी आपको समझाने के लिए लिख लिया हुआ है पितृसत्ता। जैसे कि जो आपके फादर के साइड की फैमिली होती है उसे हम पितृसत्ता बोला जाता है, जो सोसाइटी होती है उसे। तो जैसा कि आपको मैंने हिंदी में समझा दिया, तो इसको ऑप्शन नंबर 1 है, अ सिस्टम ऑफ सोसाइटी इन विच द ओल्डेस्ट मेल इज द हेड ऑफ द फैमिली, उसे बोला जाता है पेट्रियार्की। अगर यहाँ पे आगे हम देखेंगे फीमेल सोसाइटी का, जो फीमेल हो के साइड का, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जिसे मातृसत्ता बोला जाता है। तो वो हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। What is stereotyping? स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है? तो विदाउट एनी कंफ्यूजन क्रिएट किए हुए, जो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, आपको मैं उसका मीनिंग बता देती हूँ। अ फिक्स्ड आइडिया अबाउट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और थिंग विच इज नॉट करेक्ट, विच इज ऑफन नॉट ट्रू इन रियलिटी। जैसे कि अगर आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे जो ओल्ड कल्चर या ओल्ड में ट्रेडिशन की बात करूं, तो आपने देखा होगा कि ये तो बहुत बैकवर्ड क्लास है, या ये इस जात के हैं, ये गंदे होते हैं, हम इनका नहीं, इनका छुआछूत है, इनका खाना नहीं खाना चाहिए। ये आपने काफी जगह पे सुना हुआ भी होगा या देखा भी होगा। तो क्या ऐसा होता है? नहीं, जो गेहूं जो हम भी लाते हैं, या जो गेहूं एक्चुअली जो कल्टीवेट होता है, दैट इज समहाउ सेम, राइट? तो ये क्या है? ये एक्चुअली रियलिटी नहीं है, बट ये हमारी सोच है, ये हमारे दिमाग की उपज है, एक आइडिया है। सो उसे क्या बोला जाता है? उसे स्टीरियोटाइप थिंकिंग बोला जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 सही जाएगा इसके साथ। अगर हम देखते हैं बाकी की ऑप्शंस भी एक बार, आप देखिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम फादर टू सन, ये नहीं होगा।
ट्रांसफर टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फादर टू डॉटर, ये भी नहीं है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम मदर टू डॉटर। तो स्टीरियोटाइप जो थिंकिंग होती है वो उस तरह की सोच होना जो सही नहीं होती है, पर आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाना, उसको स्टीरियोटाइप सोच बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। Which of the following problem is not being faced by Indian women? तो देखिए, नंबर 1 जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। क्या ये प्रॉब्लम इन लोगों को फेस नहीं सबसे ज्यादा फेस करनी पड़ती है। आप देखेंगे काफी घरों में आज भी ये नियम हुआ है, लड़का है तो ये इसको हम हायर एजुकेशन देंगे, इसी को हम अच्छी स्टडीज देंगे। यहाँ तक कि बहुत बैकवर्ड क्लासेस में तो ऐसा भी होता है कि आप देखेंगे कि बायस्ड होते हैं वो बहुत जेंडर के लिए, लड़के को बहुत अच्छा, क्योंकि उनको लगता है ये हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा और यही हमें कमा के खिलाएगा। और जो फीमेल होती हैं, जो गर्ल्स होते हैं, उन्हें हर चीज में लैक करवाया जाता है। डाउरी सिस्टम, ये एक वुमेन को फेस करना होता है। डोमेस्टिक वायलेंस, ये तो बहुत फेस करना होता है इंडियन वुमेन को। पासपोर्ट इशू, आई थिंक ये एक इंडियन वुमेन को फेस नहीं करना होता है, क्योंकि देखिए आप, ये एक इशू नहीं है पासपोर्ट। आई मीन आप देखिए, एक अगर वुमेन को फ्रीडम ही नहीं है तो वो ना ही पासपोर्ट बनवाएगी और ना ही शायद उसे कभी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ना ही वो कभी घर के बाहर निकलने। तो मीन पासपोर्ट तो बहुत ही ऑड आई थिंक ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि हम बाकी के जो ऊपर 3 ऑप्शंस की बात कर रहे हैं वो हम बहुत ही बेसिक, बहुत ही जेनरिक इश्यूज की बात करें, तो पासपोर्ट तो बहुत फार अवे हो जाता है, राइट। सो पासपोर्ट इशू इज नॉट अ बेसिक इशू जो इंडियन वुमेन फेस करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कौन सा सही नहीं है? जेंडर इज बेस्ड ऑन सोशल नॉर्म्स। क्या जेंडर सोशल नॉर्म्स बेस्ड होता है? हाँ, जेंडर सोशल नॉर्म्स पे ही बेस्ड होता है, तो ये करेक्ट नहीं है। जेंडर रोल कैन नॉट बी मॉडिफाइड, ये सही नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे, ऐसा जैसा को मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया हुआ था कि जेंडर कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कि एक सोसाइटी में एक जो मेल होते हैं वही बाहर जाकर कमाएंगे और मॉनेटरी जो फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं उसे मैनेज करेंगे। एक वुमेन जो होगी, जो एक लेडी होगी, वो घर बैठ के खाना बनाएंगी, कि वो मेंशन नहीं है। तो क्या हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कैन नॉट बी मॉडिफाई, कैन नॉट बी चेंज, बिल्कुल चेंज हो सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल चेंज हो भी रहा है, वुमेन को बहुत फ्रीडम मिल गया है, जेंडर इक्वालिटी हो गया है, सोसाइटी में बहुत सारे नॉर्म्स जो हो गए हैं वो चेंज हो गए हैं, और वुमेन भी इक्वल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करती है एज कंपेयर टू मेल। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 का गलत है, जेंडर रोल मॉडिफाई हो सकते हैं। काफी जगह पे आप देखेंगे आजकल अगर वुमेन बहुत वर्किंग है, और कहीं पे ऐसा भी हो रहा है आजकल कि मेल या तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं या फिर वो घर में बैठ के भी अपना कुछ भी अपना पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं। जेंडर इज नॉट बायोलॉजिकल। अब देखिए जेंडर बायोलॉजिकल नहीं इसमें बोल रहा है। आपको मैं बता दूं, जो सेक्स होता है जो वो बायोलॉजिकल होता है, पर जेंडर जो होता है वो सोशल कंस्ट्रक्शन, सोशल कंस्ट्रक्टिव होता है, सोशल नॉर्म पर डिपेंड करता है। जेंडर रोल्स आर रिक्वायर्ड, जेंडर रोल्स एक्वायर नहीं, इसमें देखिए नॉट बोल रहा है, तो जेंडर रोल्स एक्वायर होते हैं। जेंडर इज नॉट बायोलॉजिकल, जेंडर इज बेस्ड ऑन सोशल नॉर्म्स। तो इसमें देखिए सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। आइए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द जनरल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग कल्चर इज, देखते हैं। सोशलाइजेशन, एक्लचराइजेशन, पेट्रियार्की, नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है द जनरल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग कल्चर इज रेफर्ड। आप सोसाइटी में देखते हैं अगर हम किसी कल्चर को अपनाना होता है, आपको किसी ट्रेडिशन को अपनाना होता है, तो उसे सोशलाइजेशन कहा जाता है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 7th नंबर पे। बॉय, मैन, अंकल, फायरमैन, ग्रैंडफादर आर मैस्कुलिन टाइटल्स। मेल है तो मैस्कुलिन टाइटल्स ही होगा ऑब्वियसली। Which of the following things is normally learned about the socialization process?
अब देखिए इसमें कौन कौन सी सोशलाइजेशन प्रोसेस में हमें चीजें मालूम होती हैं. द रोल्स वी आर टू प्ले इन लाइफ, द रोल दैट वी आर प्लेइंग, द कल्चरल नॉर्म्स, द लैंग्वेज ऑफ द पीपल अराउंड अस. ये तीनों ही चीजें हमें सोशलाइजेशन में पता चल जाती हैं. सो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ देम होगा. हम इसके साथ जाएंगे. अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन मैट्रियार्की सोसाइटी. आप देखिए हमने पहले इन पैट्रियार्की देखा था, तो पैट्रियार्की वाज ऑल अबाउट मेल, जो हमने देखा था कि हेड ऑफ द फैमिली. अब यहाँ पे मैट्रियार्की बोल रहा है, तो मैट्रियार्की में ऑब्वियसली बात है फीमेल आ जाएगा. तो देखिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स फ्रॉम मदर डॉटर, ये नहीं होगा. ऑप्शन नंबर 2, oldest female is the head of the family, oldest female is the head of the family, woman takes all the decisions. तो यहाँ पे देखिए सारे वुमेन के बारे में दिया हुआ है कि इन मैट्रियार्की सोसाइटी में क्या होता है. तो एक जो वुमेन होती है वो फैमिली की हेड होती है, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी कर सकती है वो अपनी डॉटर के लिए, और वो ओल्डेस्ट फीमेल होती है, हेड ऑफ द फैमिली. देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर 2 को भी अगर आप लेते हैं तो वो भी करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि देखिए हमने पेट्रियार्की में हमने यही बताया गया था कि ओल्डेस्ट मेल होता है, फैमिली का हेड होता है. तो अगर आप इसमें यहाँ पे ओल्डेस्ट फीमेल करेंगे तो भी ठीक है, या फिर जो देखिए आप ऊपर के तीनों ऑप्शन में वुमेन की इंपॉर्टेंस को बताया गया है, वुमेन टेक्स ऑल द डिसीजंस, तो यहाँ पे इसमें आप ऑल ऑफ देम भी करेक्ट कर सकते हैं. What is sociological definition of sex? देखिए मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि सेक्स की जब हम बात करते हैं तो दैट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिवनेस ऑफ द सोसाइटी. तो अगर आप देखिए यहाँ पे हम ऑप्शंस देखते हैं हमारे, और जो जेंडर होता है वो क्या होता है, जेंडर जो हमारा रहेगा वो हमारा कभी भी जो हमारा जेंडर रहेगा वो कभी भी बायोलॉजिकल नहीं रहेगा. जेंडर हमारा हमेशा 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 सोसाइटी से रिलेटेड रहेगा, पर सेक्स जो रहेगा वो बायोलॉजिकल से रिलेटेड रहेगा. तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, वेदर अ पर्सन कंसिडर्स देमसेल्व्स टू बी मेल और फीमेल. नहीं, इसकी डेफिनेशन को बतानी है. ठीक है, अ पर्सन्स बायोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एट्रीब्यूट्स, two main categories, male and female, also intersex, transgender. तो ये इंटरसेक्स भी हो सकते हैं, ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं. सो ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम जाएंगे. Which of the following is not a theory on gender and education? अब देखिए आपने अगर ये टॉपिक आपकी बुक में देखा हुआ होगा तो देखिए सोशलाइजेशन थ्योरी नाम का टॉपिक भी है, स्ट्रक्चर थ्योरी नाम का टॉपिक भी है, और डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी नाम का टॉपिक भी है. पर अगर आप देखेंगे तो आइडेंटिकल थ्योरी नाम का कोई टॉपिक नहीं है. सो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो कि यहाँ पे देखिए नेगेटिव है, नॉट पूछ रहा है. ठीक है, व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी का आप देखेंगे ना तो बहुत ही एक शॉर्ट टॉपिक दिया हुआ है इक्विटी के ऊपर, आप उसको देख सकते हैं एक बार आपकी जो बुक्स हैं बीएड की. तो इक्विटी इज लाइक द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर एंड इम्पार्शियल. आपको फेयर और बिल्कुल पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए, उसको इक्विटी क्वालिटी के नाम से जाना जाता है. हु इज द फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म? तो ये आपको लर्न करना होगा. फादर जो कंस्ट्रक्टिविज्म, आई थिंक हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है. तो यहाँ पे उनका नेम पूछा हुआ है, तो आपको नेम लर्न करना है जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, जिन प्याजे. और आपको ये लर्न आपको मतलब बिल्कुल आपको रट जाना चाहिए ये. तो क्वेश्चन नंबर 14, अ गुड टेक्स्ट बुक अवॉइड्स, जो अच्छी टेक्स्ट बुक होती है वो क्या चीज को अवॉइड? जेंडर बायस. जेंडर बायस मतलब सिर्फ मेल के लिए या सिर्फ फीमेल की तरफ, किसी भी एक की तरफ वो बुक बायस नहीं होनी चाहिए. जेंडर सेंसिटिविटी हो सकती है, जेंडर इक्वालिटी भी हो सकती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसमें हो सकती है, पर जेंडर बायस कोई एक अच्छी टेक्स्ट बुक नहीं होती है और वो चीजों को अवॉइड करती है. आगे देखते हैं, हाउ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स डैश जेंडर
इन द क्लासरूम इट डैश द लर्निंग एनवायरनमेंट। तो आप देखिए हम सबको एक बार रख के देख लेते हैं। हाउ टीचर एंड स्टूडेंट इंटरप्ट। तो देखिए टीचर एंड स्टूडेंट इंटरप्ट कैसे करेंगे, इंटरप्ट नहीं हो सकता है ना। हाउ टीचर्स एंड, मतलब आप देखिए ना सेंटेंस नहीं, कोई मीनिंग ही नहीं है। हाउ टीचर्स एंड स्टूडेंट इंटरप्ट, मतलब दोनों ही बीच में दखल कैसे दे सकते हैं। इंटरप्ट जेंडर, नो दैट बन नहीं रहा है, फ्रेम आउट नहीं हो रहा है। हाउ टीचर्स एंड स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट। अब देखिए इंटरप्ट एक नेगेटिव वर्ड आ गया है जो कि बीच में रोकने टोकने तोड़ने की बात कर रहा है, पर कंस्ट्रक्ट मतलब, क्योंकि कंस्ट्रक्ट देखिए जोड़ना होता है, तो वहां पे दो लोग मिलके ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब हम ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। हाउ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स अडैप्ट जेंडर। अब टीचर एंड स्टूडेंट जेंडर को अडैप्ट कैसे करेंगे, क्योंकि उनका तो ऑलरेडी जेंडर रोल डिफाइंड है, चाहे टीचर है चाहे स्टूडेंट है, राइट। तो अडैप्ट भी नहीं हो सकता है। हाउ टीचर्स एंड स्टूडेंट डिफाइन जेंडर। देखिए डिफाइन भी हमें इसमें बैठ रहा है, तो हम आगे देखते हैं। इन द क्लासरूम इट वाइटेट्स द लर्निंग एनवायरनमेंट। अब देखिए इसमें अभी ये दोनों टर्म तो ठीक बैठ रहे हैं, आपको मैं समझा देती हूँ ये क्यों नहीं होगा। हाउ टीचर्स एंड स्टूडेंट डिफाइन जेंडर। अब फिर से देखिए वो जेंडर को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जेंडर्स तो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। तो कंस्ट्रक्ट विद न्यू चीज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इन द क्लासरूम सो दैट इट इम्पैक्ट्स द लर्निंग एनवायरनमेंट। अब टीचर स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं किसी जेंडर को, जो कि उनकी क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट होता है उस पर कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। A school gives preference to girl while, आई थिंक इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में अगर आप डिफाइन और वाइटेज भी करेंगे तो भी गलत आंसर नहीं होगा। कि देखिए इसमें जो ये टॉपिक है आपका जेंडर और सोसाइटी वाला टॉपिक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें अगर हम आर्ग्यूमेंट करें तो काफी आप देखेंगे तो प्रॉस भी हैं, कॉन्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, पॉजिटिव्स भी हैं। तो वो ना बहुत ही एक इलैबोरेटिव टॉपिक बन जाता है। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक क्वेश्चन में शायद एक ही आंसर नहीं, दो दो आंसर भी कई जगह पे सूट करते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ डिफरेंट हो, मेरी सोच अलग हो। सो यू नो लाइक इफ हमारी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा जो ओपिनियन वेरी कर रहा है, सो आंसर्स कुड ऑल्सो वेरी एज पर आवर ओपिनियंस। Okay, question number 16 is, a school give preferences to a girl while preparing students for a state level solo song competition. सोलो सॉन्ग कंपटीशन में स्कूल ने गर्ल को क्यों प्रेफर करा, क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है ये। ग्लोबल ट्रेंड्स नहीं, ग्लोबल ट्रेंड तो नहीं हो सकता। जेंडर बायस, यस जेंडर बायस कि उन्होंने देखो, आप देखिए आपने स्पेशली बोला है प्रेफरेंस, प्रेफरेंस मतलब उसी को अहमता दी है, उसी को जान करके उन लोग ने मौका दिया है, प्रेफर करा है ना। तो हम इसी शब्द से हम जब समझ सकते हैं कि जेंडर बायस इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, सोसाइटी determine the role of male and female. This statement articulates gender as a social construct. मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, और जो सेक्स होगा वो बायोलॉजिकल के थ्रू देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, which one of the following may be the criteria of gender parity in society? Comparison of number of boys and girls who survive up to class 10th-12th. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फिर से ये थोड़ा डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है। देखिए which one of the following the criteria of gender parity in society, जेंडर पेरिटी की बात की जा रही है, तो इसमें कंपैरिजन होता है गर्ल्स और बॉयज में, जो 12th क्लास तक स्कूल में सर्वाइव कर पाते हैं, उसी के थ्रू हम क्राइटेरिया मालूम पड़ता है कि सोसाइटी में जेंडर पैरिटी किस हिसाब से हो रही है। Which of question number 19, which of the following is not a parenting style? Parenting style का टाइप नहीं है। आई थिंक ये चारों पेरेंटिंग, वैसे तो ये थर्ड वर्ड वाला पेरेंटिंग नहीं है,
पर आपको अगर पेरेंटिंग के डेफिनेशंस देखनी है तो आप एक बार जरूर बुक में देखिए कि पेरेंटिंग कैसी होती है, क्या होती है, उनके मीनिंग्स वगैरह, क्योंकि आपको कुछ भी आ सकता है। जैसे कि अगर आपको फॉर एग्जांपल जो ऑप्शन नंबर 2 है अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग, अगर सपोज ये आ गया अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग क्या होती है, तो आपको उसमें ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे कि इसमें अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग का मीनिंग क्या है। तो आपको मैं बता देती हूँ अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग का मतलब क्या होता है। अनइन्वॉल्व, जैसा कि आप मतलब नेम इटसेल्फ डिफाइन कर रहा है, अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग इज अ टाइप ऑफ पेरेंटिंग where parents are not involved, they're uninvolved। वो बच्चे का सिर्फ और सिर्फ खर्चा पानी उठा लेते हैं, बाकी वो से इमोशनली कुछ अफेक्शन उनका नहीं होता है। सो दैट इज अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। और जो एक पेरेंटिंग का स्टाइल नहीं है जेन्युइनली, दैट इज स्टैंडर्ड पेरेंटिंग, ये कुछ नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। व्हाट इज जेंडर आइडेंटिटी? जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है? A person perception of having a particular gender which may or may not correspond with birth sex. Option number 2 है the state in which access to right or opportunities is unaffected by gender। तो ऑप्शन जेंडर आइडेंटिटी पूछ रहा है यहाँ पे। आइडेंटिटी क्या होती है जेंडर की? तो जेंडर आइडेंटिटी वो आइडेंटिटी होती है जो हमारा परसेप्शन है, हमारा हम मानते हैं कि हम ये हैं, हमारा बर्थ जो है हमारा, अगर सपोज एक लेडी, अगर सपोज एक फीमेल है, एक लेडी है, पर ये जो उसका जो बर्थ है, बर्थ सेक्स है उसका, वो फीमेल है, पर इसका मतलब ये उसकी जेंडर आइडेंटिटी नहीं है कि वो फीमेल है, वो घर बैठेगी, वो काम करेगी। उसका जो माइंड परसेप्शन है, पर्सनल परसेप्शन है, वो डिफाइन करेगा कि उसकी जेंडर आइडेंटिटी क्या है। ओके, सो 21st क्वेश्चन है deconstructive theory was derived by the famous philosopher Jacques Derrida। This has to be learned again। तो आपको याद रखना होगा कि डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी किसने डिराइव करी थी। डीकंस्ट्रक्टिव, आप देखिए आपको बहुत सिंपल, आप कर लीजिए जैक्विस डेरिडा, इसका डी और डी याद रख लीजिए कि डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी मिस्टर डेरिडा ने करी हुई है, आपको याद रहेगा। स्कूलिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग, स्कूल किस किस चीज में हेल्प करता है? ह्यूमैनिस्टिक वैल्यूज, बिल्कुल। नेशनल वैल्यूज, हाँ। सेक्युलर वैल्यूज, यस। सो ऑल ऑफ देम। 23rd, which of the following is not a characteristic of gender? अगर आपने फिर बुक में अगर आपने नेचर, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि ऑप्शन 1 देखिए, जेंडर इंक्लूड्स पर्सनल ट्रेट्स, एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स एंड वैल्यूज। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है जेंडर का। जेंडर आपको क्या पर्सनल ट्रेट्स, एटीट्यूड्स, बिहेवियर एंड वैल्यूज इंक्लूड होते हैं। जेंडर रोल्स वेरी अक्रॉस कल्चर, आप देखिए अलग अलग कल्चर में जेंडर वैल्यूज भी अलग अलग हो जाती हैं। जेंडर इन्वॉल्व्स एन एरे ऑफ राइट्स, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिलेशनशिप। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल, ये एक जेंडर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है, क्योंकि आप देखिए फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल ये कहीं पे लिखे हुए नहीं है। ये अगेन आप देखेंगे कि सोसाइटी के बनाए हुए हैं। क्यों? जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जेंडर क्या है, जेंडर सोसाइटी कंस्ट्रक्टिव चीज होती है, पर सेक्स जो होता है, सेक्स इज अ बायोलॉजिकल थिंग। जो सेक्स आई मीन एक बायोलॉजिकल थिंग है। जेंडर जो है ये सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो कहीं भी ये फिजिकल और जो साइकोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल ये सोसाइटी के बनाए हुए हैं कि नहीं, औरत है तो औरत रात को 8 बजे के बाद तो वो घर के बाहर नहीं जा सकती, पर मेल जो होते हैं वो जा सकते हैं। तो ये एक जेंडर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। Which of the following is an agent of socialization? स्कूल, स्कूल है, बिल्कुल है एजेंट सोशलाइजिंग। आप सोशलाइज होना सीखते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में बातचीत करते हैं, शेयरिंग करते हैं। फैमिली बिल्कुल है, पीयर ग्रुप आपके जो साथ वाले हैं उनके सबके साथ में बिल्कुल। सो ऑल ऑफ देम ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 4th। Which of the following is not a reason behind?
कौन सा जेंडर इनक्वालिटी का रीजन नहीं है? इलिटरेसी, बिल्कुल इलिटरेसी जो रीजन है। लॉस ऑफ अवेयरनेस, सोशलाइजेशन एक रीजन नहीं है। जेंडर जो हमारी एक इनक्वालिटी या जो भी डिफरेंसेस हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में, तो सोशलाइजेशन एक रीजन नहीं होगा। नैरो आइडियोलॉजी, ये भी नहीं है। Which of the following is not a type of socialization? तो इसका आंसर देखिए, बाइंडिंग सोशलाइजेशन एक टाइप नहीं होता है। ग्रुप होता है, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। Why socialization is important? सोशलाइजेशन क्यों जरूरी है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी होता है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए भी होता है, एक अपने आप में डिसिप्लिन वैल्यूज ऐड करने के लिए होता है। सो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ देम। 28 पे आ जाइए। A hierarchical system in which culture, political and economic structures are dominated by male is an, again देखिए हमने मेल्स की बात हो रही है, dominated by, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा पेट्रियार्की, जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है। One is not born but rather becomes a woman. One is not born but rather, जो पैदा नहीं होती है पर औरत बन जाती है, ये किसने बोला हुआ है? ये सिमोन दे बेओरियन ने बोला हुआ है, और ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइमन दी बेवियर ने। पैट्रिलिनियल मीन्स फैमिली ट्रेस द लाइनेज फ्रॉम द फादर साइड। ये आपने से पैट्रियार्की का हमने पढ़ा हुआ था। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो पैट्रिलिनियल मीन्स भी यही होगा कि फैमिली ट्रेस द लाइनेज फ्रॉम द फादर साइड। और अगर आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे मैट्रिलिनियल आता तो फैमिली ट्रेस द लाइनेज फ्रॉम द मदर साइड हो जाता। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स मेजर? कौन सा जेंडर इनइक्वालिटी को मेजर करने का तरीका है? Reproductive health measured by maternal mortality ratio and adolescent birth rates. Option 2, empowerment measured by proportion of parliamentary seats occupied by females and proportion of adult males and females. Economic status expressed as labor market participation and measured by labor force, participation in population rate of female and male. ऑल ऑफ द अबाव है, क्योंकि चारों ये जो अबाव तीन ऑप्शन से ये सारे ठीक हैं। वन ऑफ द मेजर कॉजेस ऑफ हाई मैटरनल मोर्टालिटी रेट इन इंडिया इज। हाई मैटरनल मोर्टालिटी रेट मतलब क्या होता है कि आपने अगर देखा हुआ होगा कि काफी जो फीमेल होती हैं हमारे इंडिया में, वो बेबीज को बर्थ देते टाइम पे काफी उनकी डेथ हो जाती है या कुछ मिस हैपनिंग्स हो जाती हैं एंड अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे ना कि एक तो हमारे इंडिया में छोटी उम्र में उनकी शादी हो जाती है, उनकी बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं होती है वो सारे चीज़ों के एक्सेप्ट करने के लिए। तो ऐसे में क्या होता है ना कि उनको बहुत सारे डिजीजेस हो जाती हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है फिर आप देखिए जब दो लाइफ्स आपके दो लाइफ्स मतलब एक ही बॉडी में सर्वाइव करना होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, और अल्टीमेटली दे हैव टू गिव अप। तो इसका देखिए अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 ऑप्शन है अनेमिया अमंग वुमेन। अनेमिया एक जो ब्लड की बीमारी होती है खून की, उसको अनेमिया बोला जाता है। तो अनेमिया अमंग वुमेन एक कारण है। उसके बाद देखिए AIWC स्टैंड्स फॉर, AIWC स्टैंड होता है ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, देखिए व्हाट आर द वेरिएबल्स व्हिच द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स एग्जामिन्स। अब देखिए इसका अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 1 है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, ये भी ठीक है। एजुकेशन अटेनमेंट, ये भी ठीक है। हेल्थ एंड सर्वाइवल, ये भी ठीक है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये भी ठीक है। तो अगर हम देखें सही ऑप्शन तो मुझे लगता है ऑप्शन नंबर 3 होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड
4th, ये देखिए, what was one of the strategies of Mahatma Gandhi being used in चरखा? अच्छा, उस टाइम पे देखिए, अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी ने जब अपने मूवमेंट स्टार्ट किए हुए थे, तो उस टाइम पे भी वुमेन बहुत उनको पर्दे के पीछे, मतलब पर्दे के पीछे भी नहीं, पर हाँ, उनको घरों में ही रखा जाता था, उनको उतनी आजादी नहीं थी। पर महात्मा गांधी चाहते थे कि जो वो मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं उसमें उनके साथ वुमेन का पार्टिसिपेशन हो, तो इसलिए उन्होंने क्या करा था, उन्होंने वुमेन को भी पार्टिसिपेट करवाने के लिए उन्होंने एक चरखा का यूज किया था, ताकि वो इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट मैनर में उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर सके। सो ऑप्शन नंबर 1 होगा, वुमेन कुड पार्टिसिपेट इवन फ्रॉम देयर होम्स इन द मूवमेंट बाय यूजिंग चरखा। क्वेश्चन नंबर 36 पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, द चाइल्ड मैरिज एक्ट अमेंडेड इन ईयर रेज द मिनिमम एज। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे चाइल्ड मैरिज एक्ट जो हुआ था, जो अमेंड हुआ था, रेज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फ्रॉम गर्ल्स फ्रॉम 15 to 18 ईयर्स। तो उसकी हमें जो पहले जो एज थी वो काफी कम थी या काफी ज्यादा थी, तो उसको हमें क्या उसने कौन से ईयर में ये जो एज थी ये रेस किया था, तो वो हमको ईयर आई थिंक पहले, और उसी से काफी डेथ्स भी हो गई थी। पर जो चाइल्ड मैरिज एक्ट अमेंड हुआ था, पहले एक आपको देखें जो इलीगल, वो सबसे पहला जो पास हुआ था वो 1929 में पास हुआ था। A law passed, I think, in 1929. The government passed a law for banning the practice, and it was again updated in, अभी जो recently update हुआ था वो 2006 में update हुआ था। पर देखिए 2006 का हमको इसमें ऑप्शन नहीं है, और जो इसमें ऑप्शन है हमारे पास वो 1929 का है, क्योंकि जो 2006 में हुआ था वो आई थिंक 18 प्लस पे हो गया है, कि 18 प्लस पे आप कौन सी आप एक लड़की जो होती है वो बालिग हो जाती है और वो अपना शादी कर सकती है। उस 1929 के एक्ट के हिसाब से 15 से लेकर 18 साल की लड़की कर सकती है। ओके, तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 36 हो गया है, 37 देखते हैं। Who said I don't wish them women to have power over men but over themselves? ये बोला गया है मैरी वॉल्स्टन ने। ओके, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। Which of the following have typically been dominated by men through the past? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नीदर आंसर इज करेक्ट, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि इसमें से कोई भी आप देखेंगे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, द मिलिट्री, तो इसमें वुमेन के बारे में कहीं भी देखिए बात नहीं हो रही है, सो इसलिए कोई सा भी आंसर करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाइए। इन डैश फैमिली द हस्बैंड गोज टू लाइव इन द हाउस ऑफ हिज वाइफ। तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन नंबर 2 है मैट्रियार्कल, उस ऐसी फैमिली में हस्बैंड अपनी वाइफ के घर में रहने के लिए जाते हैं, जैसे हम हिंदी भाषा में शायद घर जमाई बोलते हैं। अब देखिए, इफ इन अ फैमिली द ऑफस्प्रिंग्स इनहेरिटेड द मदर्स नेम, अगर वो अपनी मदर का नेम को लेते हैं तो उस फैमिली को हम बोलते हैं मैट्रियोपोटेस्टल। 41 पे आ जाइए। Select the laws enacted by the Parliament for the welfare of women। तो देखिए इसमें जो सारे एक्ट्स हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट, डाउरी, इक्वल रिम्यूनरेशन, तो ये सारे एक्ट जो हैं वो पार्लियामेंट ने वुमेन के वेलफेयर के लिए लागू किए हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाइए। वुमेन इन इंडिया आर डिस्क्रिमिनेटेड इन, वुमेन पॉलिटिकली भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, सोशली भी, और इकोनॉमिकली तो होता ही होता है, सो इसलिए इसका ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होगा। A woman or a man who believes in equal rights and opportunities for men and women, उनको क्या कहते हैं? उन्हें फेमिनिस्ट कहा जाता
है। 44 पे आ जाइए। Equal Wages Act signifies law provides that equal wages should, देखिए इसमें आ गया, law provides that equal wages should be paid for equal job for both men and women। देखिए यहाँ पे अब हमें इक्वल वेज मतलब इक्वल सबको बराबर होना चाहिए, तो उसमें हम यहाँ देखिए इक्वल वेजेस बोला गया है। सो ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। 45th पे आ जाइए। When we speak of gender divisions, we usually refer to, जब gender divisions की बात होती है तो हम किसे रेफर करते हैं? अनइक्वल रोल्स असाइन्ड बाय द सोसाइटी टू मेन एंड वुमेन। तो ये देखिए यहाँ पे अनइक्वल रोल्स असाइन किए गए सोसाइटी के द्वारा मेन और वुमेन को। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि एक जो आदमी होगा, जो एक मेल, क्योंकि हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो रोल्स भी अनइक्वल डिफाइन किए गए हैं। तो जो अनइक्वल रोल्स सभी बोला हुआ गया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कि एक मेल जाएगा बाहर, सारी चीजें करेगा, एक लेडी घर बैठेगी, तो आई मीन दीज रोल्स आर नॉट इक्वल। 46 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा सही है? वुमेन हैव द राइट टू इक्वल पे? नहीं। वुमेन हैव द राइट टू इक्वल पे? बिल्कुल, वुमेन के पास राइट हो सकता है इक्वली पे करने का। वुमेन हैव द राइट टू डिग्निटी एंड डिसेंसी? बिल्कुल है, वुमेन के पास इक्वली पे भी वो कर सकती है, डिग्निटी भी उसके पास होनी चाहिए। वुमेन हैव अ राइट अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस? वो अपनी आवाज उठा सकती है डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ, तो इसमें ऑल ऑफ देम होगा। What is ethnicity? देखिए ये ना बहुत टर्म एक है, बहुत टर्म है, आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो ethnicity क्या होता है? The fact or state of belonging to a social group that is a common national and cultural traditional, उसको ethnicity बोला जाता है, जहाँ पे common national and cultural tradition होता है। What is racism? ये तो बहुत कॉमन, आपको पता ही होगा। The belief that some races of people are better than others, भेदभाव करना, racism गोरे काले में फर्क करना, ऊपर नीचे में फर्क करना। What is social reform movement? Social reform movement क्या होता है? Social reform movement वो movement होता है जिसमें social movement that aims to bring a social or political system closer to the communities ideal, उसे social reform movement बोला जाता है। देखिए, रिफॉर्म मूवमेंट टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट, ये सोशल मूवमेंट आपको पता ही है, नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसमें रिफॉर्म की बात, रिफॉर्मेशन मतलब बदलने की बात कर रही सोसाइटी को पॉलिटिकल वे में या सोसाइटी के सोशल वे में। इंडियन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट बिगैन विद द एफर्ट्स ऑफ, अब जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की बात हो रही है वो इंडिया में किसने शुरू किया था? राजा राम मोहन रॉय ने ही शुरुआत करी थी। उन्हें काफी उनके एफर्ट्स थे और काफी उनके प्रयासों के बाद ही सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुआ था। तो ये हमारे 50 टोटल एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं हमारे पेपर 5 बीएड सेकेंड ईयर के, और बाकी की और एमसीक्यूज मैं आपके अपलोड करती रहूंगी। तब तक आप डेली इनको गो थ्रू करिए एक बार, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस मिस कवर हो सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होते हैं, तो आप प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में पुट करिए। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।